हमारा देश आजाद होने के बाद से, कौन सा देश? भारत देश आजाद होने के बाद से 4 साल बाद फिर से हमारे देश में इलेक्शन हुआ। 25 अक्टूबर 1951 में पहली बार इलेक्शन हुआ। किसकी इलेक्शन? लोकसभा का इलेक्शन हुआ। उस समय हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन थी 35 करोड़, मात्र 35 करोड़। अभी की पॉपुलेशन कितनी है? तो 140 करोड़ पॉपुलेशन है। एट 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग 140 करोड़ पॉपुलेशन है और उस समय 35 करोड़ पॉपुलेशन थी। जिस समय इलेक्शन हुआ था उस समय 35 करोड़ पॉपुलेशन थी और उस समय कांग्रेस ने मेजोरिटी हासिल किया था, जिसके बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको डिक्लेयर किया गया। तो ये जो टाइम है कब से, 1951 से लेकर और 2022, 71 साल हो गया है। तो 71 साल में भी थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं हुआ। अभी भी ऐसे ही चुनाव होता है और ऐसे ही एमएलए, एमपी, प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर को चूज किया जाता है। दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी कंट्री में ऐसा ही इलेक्शन होता है। लेकिन वैदिक पीरियड में 3000 वर्ष पहले या 2500 वर्ष पहले की हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय ऐसी इलेक्शन नहीं हुआ करती थी। ऐसे किसी किंग को चूज नहीं किया जाता था या ऐसे किसी एमएलए, एमपी को चूज नहीं किया जाता था। एमएलए, एमपी उस समय नहीं हुआ करते थे। एमएलए, एमपी को इस तरह से चूज नहीं किया जाता था जिस तरह से अभी चूज किया जाता था। उस समय किसी भी अगर किंगडम का कोई राजा बनता था तो उसके पहले एक अश्वमेध यज्ञ होता था। उसके बाद उस यज्ञ पे उस राजा को बैठाया जाता था। फिर से पुजारियों द्वारा, प्रीस्ट, बहुत बड़े बड़े महापंडितों द्वारा उस यज्ञ को कराया जाता था। फिर से बहुत सारे अनुष्ठान होते थे, रीति रिवाज होते थे। उसके बाद से उस किंगडम का उसको राजा डिक्लेयर किया जाता था और जो छोटे छोटे राजा आते थे उसके बाद से उसको बधाई देते थे, बहुत सारे उपहार लाते थे उसके लिए, जो उस क्षेत्र का राजा बनते थे या जो उस किंगडम का राजा बनते थे। फिर इस तरह से कोई भी राजा बनता था। जैसे कि आप रामायण में देखे हो कि कैसे भगवान श्री राम को राजा बनाया जाता है। किसके बाद? श्रीलंका में रावण से युद्ध करने के बाद से जैसे अयोध्या आते हैं उसके बाद से अश्वमेध यज्ञ कराया जाता है। अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद से उन्हें अयोध्या का राजा डिक्लेयर किया जाता है। तो ये सारी जो हम लोग बात कर रहे हैं ये वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंत होने के बाद से अब हम लोग बात करेंगे महाजनपद के बारे में, जनपद के बारे में। छोटे छोटे किंग को आपस में मिलाकर, छोटे छोटे किंग मिलकर और एक बहुत बड़े एम्पायर को डेवलप किए, बहुत बड़े एम्पायर को विकसित किए। वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं और इसी पीरियड में आयरन की भी खोज हुई। हम लोग हड़प्पा जो सिविलाइजेशन में पढ़े थे कि जितने भी हमें टूल्स मिले हैं, जितने भी बर्तन मिली है, जितने भी फुलदानी मिली है, जितने भी औजार मिले हैं, या तो वो पत्थर के मिले हैं और नहीं तो वो ब्रोंज के मिले हैं। लेकिन हम लोग इसमें जो बात करेंगे वो अब आयरन एज की बात करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग पहले तो आप ये जानो कि एंशिएंट हिस्ट्री में जनपद के बारे में, उसके बाद महाजनपद के बारे में, महाजनपद कैसे टैक्स कलेक्ट करते थे, उसके बाद से कृषि में क्या बदलाव आया, इनके बारे में जाना जाएगा। और इनकी जो 16 किंगडम है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। लेकिन सिर्फ 16 किंगडम के ही बारे में हम लोग ऐसे ही जान लेंगे। तो बात होती है जनपद के बारे में कि छोटे छोटे लोग मिलकर एक जनपद तैयार किए थे और यही जनपद जाकर बहुत कुछ टाइम बाद ये महाजनपद में एक एस्टैब्लिश हुआ। और इस महाजनपद में 16 ऐसे किंगडम आते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझो कि हमारा ये क्या है, एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट है या इंडिया एक देश है। अब ये इंडिया देश है तो इसमें क्या आते हैं, 28 स्टेट आते हैं, 8 यूनियन टेरिटोरी आती है। 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटोरी को मिलाकर एक डेमोक्रेसी कंट्री बनता है जिसका नाम है इंडिया। वैसे ही 16 किंगडम को मिलाकर 16 किंगडम को मिलाकर एक महाजनपद का निर्माण होता है। ये आप इसको एम्पायर भी बोल सकते हो। महाजनपद मतलब महा मतलब ग्रेट या बिग बोल सकते हो, जन मतलब पीपुल और पद मतलब कि फुट, बड़े लोगों का पद, बड़े लोगों का ऐसा इलाका जहां से वो लोग रूल करते थे। अब इसके अंदर में महाजनपद के अंडर में 16 किंगडम आती है। जैसे कि हमारे इंडिया में 28 स्टेट आती है, हर अलग अलग स्टेट का अलग अलग अपना अपना काम है। वैसे ही जो 16 किंगडम है उसका भी अलग अलग काम था। अब जो महाजनपद है उसकी अलग एक कैपिटल होती थी।
जैसे कि हमारी कंट्री का भी एक अलग कैपिटल है, अलग अलग स्टेट और अलग अलग कैपिटल है, अलग जो 28 स्टेट है उनकी अलग अलग राजधानियां हैं, लेकिन हमारे देश की भी एक अलग राजधानी है दिल्ली। तो इसी महाजन पद की जो राजधानी थी वो भी एक अलग थी। उस राजधानी में जो किले बनाए थे बहुत बड़े बड़े किले बनाए गए थे, बहुत बड़े बड़े क्या बनाए गए थे, किले बनाए गए थे। अब ये जो महाजन पद है ये हो गया, तो उसका बाउंड्री हो गया, इसके अंदर लोग रहते थे, ठीक। अब यहाँ पे राजा का महल है, ठीक। अब ये जो बाउंड्री किया गया होता था ये बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्री की गई होती थी, जैसे कि लाखों ईंटों का इस्तेमाल किया हुआ रहता था, बहुत बड़े बड़े वृक्षों के पेड़ों का सिलियों का उपयोग किया गया है, बहुत बड़े बड़े पत्थरों का यूज कर और इस बाउंड्री को तैयार किया गया है। जैसे कि हमारी कंट्री को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ भी आप देख रहे हो कि ये जो बाउंड्री यहाँ से बाउंड्री स्टार्ट हुई है, फिर से यहाँ तक गई है, फिर यहाँ से कुछ स्टार्ट हुई, फिर यहाँ से स्टार्ट हुई है। हम लोग दूसरे कंट्री से अपने आप को बचाने के लिए यहाँ भी बाउंड्री है। वैसे ही जो महाजन पद के जो किंग थे वो सोचते थे कि इन फ्यूचर हमारी किसी से रिलेशन खराब हो जाएगी तो हम लोग कहाँ बच के जाएंगे। तो इस पर्सपेक्टिव से वो क्या करते थे कि अपनी जो साम्राज्य है उसके चारों तरफ से बहुत बड़ी ऊंची बाउंड्री करा देते थे। जैसे कि हम लोग क्या घर बनाते हैं तो हम लोग भी बाउंड्री करा देते हैं। और करा देने का मेन मोटो रहता है यह है कि हम लोग पड़ोसियों से सुरक्षित रह सके या हम आसपास के जानवरों से सुरक्षित रह सके, ताकि जो हमारे बाउंड्री के अंदर जो फूल लगाए हुए हैं, जो पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, वो पेड़ पौधे के या तो कोई बकरी ना खा जाए या हमारे पड़ोसी उस पर आक्रमण ना कर दे। इसीलिए हम लोग बाउंड्री करते हैं, जैसे कि हम लोग सेफ्टी के लिए बाउंड्री करते हैं। वैसे ही महाजन पद जो किंगडम था वो भी अपने चारों तरफ से बहुत बड़े बड़े बाउंड्री किया होते थे। अब ये जो बाउंड्री है उसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, और उसको मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी सिपाहियों की फौज चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत स्कॉलर्स की भी जरूरत पड़ती थी, और इसको मेंटेन करने के लिए हमें टैक्स की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। जैसे कि ये बाउंड्री इतने बड़े कराने का क्या मोटो था, देखो पहला मोटो था कि एक तो सुरक्षा प्रदान करना, और दूसरा मोटो ये होता था कि हम किसी से कम नहीं। दैट मीन्स ईएमआई पर गाड़ी उठा लेता है, जैसे कि फॉर्च्यूनर उठा लिया, स्कॉर्पियो उठा लिया, थार का अभी ट्रेंड चल रहा है, थार ले लिया, चाहे उसके बैकग्राउंड में जो भी चल रहा हो, लेकिन स्टेटस शो करने के लिए उसने ईएमआई पर गाड़ी उठा लिया, अपने स्टेटस शो करने के लिए। जैसे हमारी कंट्री की, हमारे देश की बात कर रहे हैं, हमारे देश में पतली गाड़ियां बहुत कम चलती हैं। क्यों चलती है? तो ऐसा लोग मानते हैं कि उस गाड़ी में बैठने से हमारा जो स्टेटस है वो गिर जाता है। क्यों? आप उस गाड़ी में बैठकर भी अपने आप को एकदम नीचा महसूस करते हो। आप ऐसे बैठ जाने के बाद से आपको फील होता है कि बहुत नीचे बैठे। वही लेकिन स्कॉर्पियो में बैठ जाओ, थार में बैठ जाओ, फॉर्च्यूनर बैठ जाओ, इसमें आप बैठोगे तो आप अपने आप को थोड़ा ऊंचा समझोगे, और आगे वाला जो बाहर खड़ा है वो आपसे नीचा होता है, तो इसमें आपको प्राउड भी फील होता है। तो ये जो किंगडम के किंग थे वो भी क्या करते थे, बड़े बड़े बाउंड्री करते थे, ताकि हम किसी छोटे राजा से अपने आप को पावरफुल समझ सकें। कि आप किसी को पावरफुल कब लगते हो, या तो आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, या बहुत आपके पास प्रॉपर्टी है, या आप बहुत धन्यवान हो, तब ना आप किसी और से पावरफुल लगोगे। तो इस तरह से पावरफुल दिखने के लिए भी एक अलग छोटे छोटे राजाओं से पावरफुल दिखने के लिए भी बाउंड्री होती थी, या कोई आक्रमण ना कर दे इसके लिए भी, ये सुरक्षा करने के लिए भी बाउंड्री होती थी। अब बात करते हैं टैक्स के बारे में। टैक्स किससे वसूला जाता था? हमारे देश में अभी सबसे ज्यादा टैक्स किधर से आता है, कौन से स्टेट से? तो महाराष्ट्र से आता है। देश का आधा जो टैक्स है वो महाराष्ट्र से आता है, और महाराष्ट्र में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, तब जाकर हमारे देश में डेवलपमेंट का काम होता है। अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो विजन है 1947 में, हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बन जाए। क्यों बनेंगे भाई? तो जिस तरह से पूरे विश्व में हर कंट्री अलग अलग तरीकों से अपने आप को और अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है, ताकि वो बहुत तेजी से ग्रो कर सके, वैसे ही हमारी कंट्री भी अब धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री के क्षेत्र में कदम रख रही है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है, इसके लिए हमारी यूथ को इंपावरमेंट किया जा रहा है, इसके लिए हमारे एजुकेशन को बेटर किया जा रहा है, और हेल्थ फैसिलिटी को भी बेटर किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट को बेटर किया जा रहा है, ताकि हम डेवलपिंग कंट्री का जो टैग है उसको हटाकर और डेवलप कंट्री का टैग ला सकें। अब हम लोग महाजन पद के टैक्स के बारे में बात करेंगे कि टैक्स कैसे उछला जाता था, क्योंकि इतनी बड़ी एम्पायर है, सेना को
पेमेंट करना है और जो बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स हैं उसकी रंगाई पुताई करनी है तो टैक्स तो लेना पड़ेगा। जैसे कि हमारी कंट्री में 6 तरीके से टैक्स वसूला जाता है। बेटा तुम जब जन्म लोगे तब से जब तक मर नहीं जाओगे तब तक तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स के रूप में, चाहे तुम कहीं भी रहो, इस इंडिया में तुम कहीं भी रहो तुमको टैक्स भरना ही पड़ेगा। वैसे ही महाजन पद में भी टैक्स की सिस्टम थी। अब टैक्स कहाँ कहाँ से वसूला जाता था? तो टैक्स वसूला जाता था फार्मर से, सबसे ज्यादा इन्हीं से वसूला जाता था। 6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा वसूला जाता था। डेट मीन्स के 17.5%, 17 छके 102, 17 छके 102 माने 17% इनसे टैक्स वसूला जाता था। 17% से थोड़ा सा कम वसूला जाता था। अब इसको क्या बोला जाता है? इन टैक्स को बाघा बोला जाता था, बाघा बोला जाता था या शेयर बोला जाता था। कुछ ये जो पैदावार करते थे उसका कुछ शेयर ये लोग राजा को दे देते थे। जैसे कि राजा को देंगे तभी तो मेंटेनेंस का काम होगा। अब टैक्स दूसरा किससे वसूला जाता था? वीवर से वसूला जाता था, क्राफ्ट पर्सन से वसूला जाता था और स्मिथ से वसूला जाता था। वीवर से और क्राफ्ट पर्सन से, और स्मिथ से। ये सब क्या है? तो ये सब मिडिल क्लास के लोग हैं, माने ये उच्च वर्ग के लोग नहीं है। वीवर हो गए, बुनकर हो गए, शिल्पकार हो गए और लोहार हो गए। तो इनसे भी टैक्स के रूप में अब क्या वसूला जा सकता होगा? आप थोड़ा सोचो तो, 2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा सोचो तो इनके ये क्या टैक्स के रूप में पेमेंट करते होंगे। सुनो, ये अपना काम करते थे 29 दिन, जैसे कि एक मंथ में 30 दिन 31 दिन होता है, तो ये मंथ में 29 दिन अपना काम तो करेंगे ही, लेकिन एक दिन ऐसा राजा निर्धारित किए थे कि आपको एक मंथ में एक दिन ऐसा होगा जब आप राजा के यहाँ काम करोगे। तो टैक्स के रूप में ये राजा के यहाँ काम करते हैं। आपके घर में जो घर बनाता है, जैसे कि आपके सोसाइटी में जो व्यक्ति घर बनाता है, जैसे कि हमारी सोसाइटी में जो लोग घर बनाते हैं उनको क्या बोला जाता है? राजमिस्त्री। तो ये राजमिस्त्री इनका नाम कैसे पड़ा? तो ये सारे दिन कितने किसके यहाँ काम करते थे? तो राजा के यहाँ काम करते थे, इसीलिए इनको राजमिस्त्री बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? राजमिस्त्री बोला जाता है आमतौर पर। अब वीवर से भी वसूला जाता था, क्राफ्ट पर्सन से वसूला जाता था, स्मिथ से वसूला जाता था, लोहार से वसूला जाता था, और उसके बाद से हंटर से भी वसूला जाता था, गैदरर से भी वसूला जाता था। अब हंटर और गैदरर से कैसे वसूला जाता? तो इनसे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था, जैसे फ्रूट्स हो गया, तो इस रूप में वो लोग टैक्स देते थे। और उसके बाद से हंटर गैदरर तो हो ही गए, वीवर हो ही गए, फार्मर हो ही गया, तो इन सभी लोगों से कुछ ना कुछ रूप में टैक्स को कलेक्ट किया जाता था। तो टैक्स को इस तरह से कलेक्ट किया जाता था। अब बात करते हैं कि चेंज इन एग्रीकल्चर, कृषि में क्या बदलाव आया था? महाजन पद वाले जो क्षेत्र हैं, एम्पायर है, इसमें इस पीरियड में 600 बीसी से लेकर 340 बीसी में क्या क्या कृषि के क्षेत्र में बदलाव आया था उसको आप जानो। क्योंकि ऐसा देखा गया कि पहले कृषि टैक्स की बात कर लिया, अब चेंज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग अब बात करेंगे कि क्या क्या चेंजिंग आया था। तो उत्तर प्रदेश और बिहार, इन 2 राज्यों में, अभी तो ये राज्य हैं, उस समय महाजन पद के सिटी हुआ करते थे, महाजन पद के किंगडम हुआ करते थे। तो इन दो राज्य में, अभी हम लोग राज्य कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम की अगर बात करें तो इन 2 किंगडम में बहुत अधिक मात्रा में लोहे का स्रोत मिला। तो लोहे का स्रोत मिलेगा तो अब देखो क्या चेंजिंग है। जो पहले हमारे फार्मर्स थे वो क्या करते थे? खेती करने के लिए जो फाल का उपयोग करते थे या जो हल का उपयोग करते थे वो जनरली लकड़ी का हुआ करता था। लेकिन जैसे ही आयरन की खोज हुई, जैसे कि आयरन की प्राप्ति हुई नेचुरली तरीके से, उसके बाद से जो हल बनाए जाने लगे लकड़ी को हटाकर अब लोहे के हल बनाने जाने लगे। अब हल बनाने से क्या हुआ कि जो बंजर भूमि थी वहां भी अब अच्छी तरह से जुताई हो सकती थी। अब जो छोटे पहले लकड़ी से खेतों को जोता जाता था, तो लकड़ी का जो हल होता था बहुत माने छोटे से ही क्षेत्रों में वो टूट जाता था। लेकिन अब जैसे ही लोहे की खोज हुई, उसके बाद से लोहे का हल बनाया गया, तो बड़े बड़े प्लॉग को जुताई करना आसान हो गया। प्लॉग की जुताई करना आसान होगा तो पैदावार भी बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा खेत उतना ज्यादा पैदावार, उतना ज्यादा टैक्स दिलाएगा, जितना ज्यादा टैक्स दिलाएगा उतना ज्यादा डेवलपमेंट का काम होगा। तो क्या हुआ था? चेंजिंग क्या आया था? तो आयरन प्लॉग शेयर,
माने आयरन के हल बनाने जाने लगे। तो इससे क्या हुआ कि अब बंजर खेती को भी अच्छी तरह से जुताई हो पा रही थी। दूसरा चेंजिंग क्या आया था? दूसरा चेंजिंग ये आया था कि अब ये लोग पैडी खेती करने लगे, पैडी प्लांटेशन। ये जैसे कि अब धान की खेती करना भी शुरू कर दिए थे। जैसे कि पहले क्या कर, गेहूं ले जाकर और खेतों में छींट देते थे, जिससे कि पैदावार उतनी अधिक नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर अब इन लोगों ने सीखा क्या कि पहले धान की खेती करने के लिए पहले उसको धुरिया या लेवाही गिराते थे, फिर वहां से उखाड़ कर अब दूसरे फील्ड में लगाते थे, जिससे कि पैदावार बढ़ा। तो पैडी का जो धान की खेती की जो नॉलेज है, इस पीरियड में ये लोग अच्छी तरह से सीख लिए, और सीखे तो पैदावार में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। पैदावार में बढ़ोतरी होगी तो टैक्स भी अधिक दिलाएगा तो डेवलपमेंट का काम भी बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि अभी हम लोग बात करें 2014 के पहले जो सड़कें थी, आप 100 किलोमीटर आपको जाने में मुश्किल से 10 घंटा लगता था 100 किलोमीटर जाने में। लेकिन आज 2022 में अगर 100 किलोमीटर जाना है तो 1 घंटा काफ़ी है। क्यों? तो उस समय के सड़कें का कंडीशन इस तरह से होता था, देख रहे हो ना, इतना खराब कंडीशन होता था। और आज की सड़कें का कंडीशन इस तरह से, इतना बढ़िया सड़कें। अब ये कैसे हुआ इतना बड़ा चमत्कार? तो भाई जितना ज़्यादा टैक्स उछलाएगा उतना ज़्यादा डेवलपमेंट का काम होगा। टैक्स कम उछलाएगा, टैक्स भी उछलने का तरीका होना चाहिए, कैसे उछलना है। उसके पहले भी बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री आए थे, लेकिन इनके आने के बाद से बहुत ज़्यादा इस सब में चेंजिंग देखा गया। मैंने उसके बाद से बहुत ज़्यादा बदलाव देखा गया। मैं खुद महसूस करता हूँ, मैं किसी पॉलिटिशियन को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, या मैं किसी पॉलिटिशियन को मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ। जो हकीकत है मैं वो बता रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ। मैं गोपालगंज से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से मुझे पटना जाने में 2012 के करीब की बात कर रहे हैं। उस समय मैं पटना गया था, तो उस समय मुझे लगा था 9 घंटा लगा था। लेकिन वही मैं आज अगर ये पटना जाता हूँ तो मुश्किल से मुझे 5 घंटा लगता है। क्यों भाई? रोडवेज बहुत अच्छा हो गया है। तो रोडवेज बहुत अच्छा होगा तो टाइम आपका कम लगेगा। तो मैं ये बात बता रहा हूँ। इसका जो कंटेंट है वो मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। माने सिंपलेस्ट माने जो कॉम्प्लेक्स कंटेंट होता है ना, वैसा नहीं है, बहुत सिंपल ब्रीफली तरीके से बनाया गया है। इसका जो कंटेंट है वो मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।